हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनएसएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास यानी कि मारवाड़ का इतिहास और मारवाड़ के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों, इससे पहले वीडियोस में हमने 4 पार्ट में आपको मेवाड़ का इतिहास बताया और मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताए। दोस्तों, आज से हम पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं मारवाड़ का इतिहास, यानी कि इसमें भी गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार हैं उनको 2 शाखाओं में बांटा गया है। देखिए, मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा, 2 शाखाएं हैं। एक तो मंडोर शाखा है और एक भीनमाल जो कि जालौन में है। ये 2 शाखाएं हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रथम राजधानी थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है मंडोर, ऑप्शन बी है भीनमाल, ऑप्शन सी है मेड़ता, ऑप्शन डी है नागदा। इस क्वेश्चन में से इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मंडोर। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रथम राजधानी थी मंडोर। दोस्तों, नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में भीनमाल पर अधिकार कर उसको राजधानी बनाया और इससे पहले मंडोर ही वहां की राजधानी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मंडोर थी। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का करण किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है महिपाल, ऑप्शन बी है रामभद्र, ऑप्शन सी है सिलुक और ऑप्शन डी है ककुक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ककुक को प्रतिहार वंश का करण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के किस शासक को रणहस्तिन की उपाधि दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रतिहार वंश के किस शासक को रणहस्तिन की उपाधि दी गई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी है वत्सराज, ऑप्शन सी है महेंद्रपाल प्रथम और ऑप्शन डी है ध्रुव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि वत्सराज को रणहस्तिन की उपाधि दी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है प्रतिहार, ऑप्शन बी है पाल, ऑप्शन सी है चालुक्य और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो चालुक्य राजवंश था वो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है यह 100 वर्ष तक चला और इसमें प्रतिहार वंश की विजय हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो युद्ध है कितने वर्ष तक चला, 100 वर्ष तक चला और इसमें प्रतिहार वंश की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान ने प्रशंसा की। किसके शासनकाल की अरब यात्री सुलेमान ने प्रशंसा की। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए है ध्रुव, ऑप्शन बी है मिहिर भोज, ऑप्शन सी है महेंद्रपाल प्रथम और ऑप्शन डी है महिपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मिहिर भोज की अरब यात्री सुलेमान ने प्रशंसा की थी। अगला क्वेश्चन है, साहित्यकार राजशेखर ने अपने ग्रंथों में निर्भय नरेश किसे कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो साहित्यकार थे राजशेखर, इन्होंने अपने ग्रंथों में निर्भय नरेश किसे कहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी है मिहिर भोज, ऑप्शन सी है महेंद्रपाल प्रथम और ऑप्शन डी है महिपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि महेंद्रपाल को साहित्यकार राजशेखर ने अपने ग्रंथों में निर्भय नरेश कहा है। दोस्तों, इसके अलावा जो कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है, बाल रामायण है आदि इनके रचित ग्रंथ थे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए राजपाल, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी है महिपाल और ऑप्शन डी है महेंद्रपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यशपाल जो है वो प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे।
अगला क्वेश्चन, मोहनत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए कि मोहनोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 26 यानी कि 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 26 शाखाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार कुल देवी के रूप में पूजते थे। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए चामुंडा, ऑप्शन बी आवड़ माता, ऑप्शन सी बाण माता, ऑप्शन डी शाकंभरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि चामुंडा। जो प्रतिहार थे वो चामुंडा देवी को कुल देवी के रूप में पूजते थे। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा को मलेच्छों का नाशक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार राजा को मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है महिपाल, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी है वत्सराज और ऑप्शन डी है नागभट्ट प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1018 में मोहम्मद गजनवी द्वारा आक्रमण करने पर प्रतिहार शासक कौन था? ठीक है कि 1018 में जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया उस वक्त प्रतिहार शासक कौन था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है महिपाल, ऑप्शन सी है मिहिर भोज और ऑप्शन डी है यशपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राज्यपाल जो था वो मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया था उस वक्त प्रतिहार वंश का शासक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा ये भी देख लीजिए कि 11वीं सदी में पूर्वार्ध में ही गढ़वालों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। किस सदी में? 11वीं सदी में। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक प्रतिहार शासकों की जानकारी उद्धोतन सूरी द्वारा रचित किस संग्रह में मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक प्रतिहार शासकों की जानकारी उद्धोतन सूरी द्वारा रचित किस संग्रह में मिलती है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। राज तरंगिणी, ऑप्शन बी है कुंवल्य माला, ऑप्शन सी है कर्पूर मंजरी, ऑप्शन डी है काव्य मीमांसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कुंवल्य माला में प्रतिहार शासक की जानकारी मिलती है। ठीक है, जो कि उद्धोतन सूरी द्वारा रचित संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर है उसका शिल्पी कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मंडन, ऑप्शन बी देपाक, ऑप्शन सी विद्याधर, ऑप्शन डी कीर्तिधर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कीर्तिधर जो थे वो प्रसिद्ध आदिनाथ जैन मंदिर के शिल्पी थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मोहनोत नैणसी ने कहा कि जयचंद गढ़वाल का वंश है, यानी कि इन्होंने कहा कि जो गढ़वाल राठौड़ जो थे वो जयचंद गढ़वाल का वंशज थे। जो पंडित ओझा हैं उन्होंने कहा कि जो राठौड़ थे वो बदायूं के राठौड़ों का वंशज हैं। और ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों ही असत्य हैं। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अधिकांश इतिहासकार जो थे उन्होंने मोहनोत नैणसी के मत के पक्षधर थे। अधिकांश इतिहासकार जो थे वो मोहनोत नैणसी ने जो मत दिया उसी के पक्षधर थे। कि मोहनोत नैणसी ने कहा था कि जो राठौड़ हैं वो जयचंद गढ़वाल के वंशज हैं, इन्हीं के पक्षधर थे अधिकांशतः इतिहासकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राठौड़ वंश का संस्थापक है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी रावचूड़ा, ऑप्शन सी राव सिंहा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि राव सिंहा को राजस्थान के राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ों को किसकी संतान बताया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राठौड़ों को किसकी संतान बताया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी हिरण्यकश्यप, ऑप्शन डी गोपीचंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हिरण्यकश्यप को राठौड़ों की संतान बताया गया है। यानी कि जो
राठौड़ों को किसकी संतान बताया गया है? तो हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है राठौड़ों को। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों को बताया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए जयचंद के वंशज, ऑप्शन बी गोपीचंद के वंशज, ऑप्शन सी कुश के वंशज और ऑप्शन डी है नाडोल के वंशज। तो इस क्वेश्चन में से इन ऑप्शंस में राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों को जयचंद के वंशज बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयचंद किस युद्ध में मारा गया था? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन बी चंदावर का युद्ध, ऑप्शन सी गंगोली का युद्ध, ऑप्शन डी है बयाना का युद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यानी कि चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राव चूड़ा का लालन पालन किसने किया था? ठीक है, कि राव चूड़ा का जो लालन पालन है वो किसके द्वारा किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने है। मल्लीनाथ, बी तल्लीनाथ, ऑप्शन सी है दुहड़, ऑप्शन डी है आस्थानाथ जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मल्लीनाथ जी ने राव चूड़ा का लालन पालन किया था। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए कि बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मल्लीनाथ जी हैं उनका पशु मेला कहाँ पर लगता है? बाड़मेर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, रणमल की हत्या कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रणमल की हत्या कब की गई। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1438 में, 1437 में, ऑप्शन सी है 1444 में और ऑप्शन डी है 1474 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1438 में रणमल की हत्या की गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि रणमल की हत्या 1438 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने की थी। ठीक है, कि जो रणमल है उनकी हत्या 1438 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है अमर कंवरी, ऑप्शन बी अजब दे, ऑप्शन सी रूपा दे, ऑप्शन डी जसमा दे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जसमा दे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अजब दे हैं वो महाराणा प्रताप की रानी थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो महाराणा प्रताप थे उनकी जो रानी थी वो थी अजब दे। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है राव जेसा, ऑप्शन बी है राव जोधा, ऑप्शन सी है राव चूड़ा और ऑप्शन डी है राव मालदेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राव जोधा ने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन जो बी है वो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, चिड़िया टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किस पहाड़ी पर, यानी कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहां पर? जोधपुर में। ठीक है, कि जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने 1459 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरमाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरमाड़ा का युद्ध जो है किनके मध्य हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मालदेव व प्रताप के मध्य, ऑप्शन बी है प्रताप और उदय सिंह के मध्य, ऑप्शन सी है मालदेव और उदय सिंह के मध्य, ऑप्शन डी है अमर सिंह व जय सिंह के मध्य। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो हरमाड़ा का युद्ध है वो मालदेव व उदय सिंह के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने चंद्रसेन की तुलना प्रताप से की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किसने चंद्रसेन की तुलना प्रताप से की थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है जेम्स टोड, ऑप्शन बी फेजी, ऑप्शन सी अबुल फजल और ऑप्शन डी है अकबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अबुल फजल ने चंद्रसेन की तुलना प्रताप से की थी। दोस्तों, राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ठीक है, तो अबुल फजल ने चंद्रसेन की तुलना प्रताप से की थी। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ को खालसा कब कहा गया? ठीक है, कि मारवाड़ को खालसा कब कहा गया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
ए है 1581 से 1587, ऑप्शन बी है 1578 से 1582, ऑप्शन सी है 1581 से 1583 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ को खालसा कहा गया था। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल में जो खालसा है वो राष्ट्रपति शासन को ही खालसा कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में खालसा जो है वो राष्ट्रपति शासन को ही कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। और अब आपसे मिलेंगे नए वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।